नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने देखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अध्याय 5। इस अध्याय में हम शुरू करते हैं भाग 6। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 63 के अंतर्गत समन के प्रारूप के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 63 न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले समन के प्रारूप और स्वरूप से संबंधित प्रावधान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि समन विधि सम्मत एवं प्रमाणिक हो। समन का लिखित स्वरूप प्रत्येक समन लिखित रूप में होगा और 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। समन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियमों द्वारा अधिकृत करे हस्ताक्षरित होगा। साथ ही उस समन पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल समन आधुनिक प्रावधान के रूप में समन गूढ़ लिखित या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के रूप में भी जारी किया जा सकता है। ऐसे समन पर न्यायालय की मुद्रा या डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है। समन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक और प्रभावी बनाना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग से त्वरित संचार सुनिश्चित करना। यह प्रावधान पारंपरिक और डिजिटल दोनों माध्यमों को मान्यता देता है। न्यायालयों के कार्यों को तेज, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाता है। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 61 के समान है, परंतु इसमें डिजिटल समन का नया प्रावधान जोड़ा गया है। अतः धारा 63 यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय द्वारा जारी समन विधि सम्मत, प्रमाणिक एवं आधुनिक तकनीकों के अनुरूप हो, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुलभ बन सके। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 64 के अंतर्गत समन की तामील के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 64 समन की तामील की विधि और प्रक्रिया निर्धारित करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि संबंधित व्यक्ति को विधि सम्मत सूचना प्राप्त हो सके। तामील करने वाले अधिकारी प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या न्यायालय के अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। रजिस्टर रखने का प्रावधान, पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्टर संबंधित व्यक्ति के पता, ईमेल, फोन नंबर आदि का रिकॉर्ड रखने हेतु एक रजिस्टर संधारित करेगा। व्यक्तिगत तामील, जहां संभव हो समन की तामील संबंधित व्यक्ति को 2 प्रतियों में से एक प्रति सौंपकर व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक तामील समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी तामील किया जा सकता है, बशर्ते उस न्यायालय की मुद्रा लगी हो और यह प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हो। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समन सही व्यक्ति तक विधि सम्मत रूप से पहुंचे, तामील की प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रामाणिकता बनी रहे, आधुनिक तकनीक के माध्यम से तेज और प्रभावी संचार हो सके। महत्व पारंपरिक और औद्योगिक दोनों माध्यमों को मान्यता, न्यायिक प्रक्रिया को सुगम, तेज और प्रभावी बनाना। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 65 के समान है। अतः धारा 64 यह सुनिश्चित करती है कि समन की तामील विधि सम्मत, प्रमाणिक और आधुनिक तकनीकों के अनुरूप हो, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में प्रभावशीलता और विश्वसनीयता बनी रहे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 65 के अंतर्गत कंपनियों, निगमों, फर्मों एवं सोसाइटियों पर समन की तामील के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 65 कंपनियों, निगमों, फर्मों तथा अन्य संगठनों पर समन की तामील की विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करती है। कंपनी या निगम पर समन की तामील निम्न प्रकार से की जा सकती है। निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारियों को समन देकर या उनके पते पर रजिस्ट्री के डाक
द्वारा भेजकर। ऐसी स्थिति में समन की तामील तब मानी जाएगी जब पत्र सामान्य रूप से पहुंच जाता है। कंपनी और निगम का अर्थ। कंपनी और निगम का अर्थ कंपनी से आशय किसी भी निगमित निकाय से है। निगम में शामिल है कंपनी एक्ट 2013 के अधीन पंजीकृत कंपनी तथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी। फर्म या व्यक्तियों के संगम पर तामील। समन की तामील फर्म के किसी भागीदार को देकर या उसके पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर की जा सकती है। यहां भी तामील पत्र के सामान्य रूप से पहुंचने पर पूर्ण मानी जाएगी। नई व्यवस्था। फर्म या व्यक्तियों के संगम पर तामील का यह प्रावधान एक नई उपधारा के रूप में जोड़ा गया है, जिससे संगठित इकाइयों पर समन की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट हुई है। उद्देश्य निगमित या संगठित संस्थाओं पर समन की सुगम और प्रभावी तामील सुनिश्चित करना, न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी बाधाओं को दूर करना, यह सुनिश्चित करना कि संगठन कानूनी प्रक्रिया से बच ना सके। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 63(1) के समान है, परंतु फर्मों एवं संगमों के लिए अतिरिक्त प्रावधान नई उपधारा में जोड़ा गया है। अतः धारा 65 यह सुनिश्चित करती है कि कंपनियों, निगमों, फर्मों या सोसाइटियों पर समन की तामील प्रभावी, सरल और विधि सम्मत ढंग से हो सके, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित ना हो। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 66 के अंतर्गत उस स्थिति में समन की तामील कैसे की जाएगी जब समन किया गया व्यक्ति नहीं मिलता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 66 उस स्थिति के लिए प्रावधान करती है जब समन किया गया व्यक्ति सम्यक प्रयास के बावजूद नहीं मिल पाता है। ऐसे मामले में वैकल्पिक तामील की व्यवस्था की गई है। तामील की शर्त। जब समन किया गया व्यक्ति उचित प्रयास के बावजूद नहीं मिलता है, तब वैकल्पिक तरीके से समन की तामील की जा सकती है। तामील की विधि। समन की 2 प्रतियों में से एक प्रति उस व्यक्ति के परिवार के साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य को उस व्यक्ति के लिए सौंप दी जाएगी। रसीद का प्रावधान। यदि तामील करने वाले अधिकारी अपेक्षा करे तो वह व्यक्ति जिसे समन दिया गया है दूसरी प्रति के पीछे हस्ताक्षर कर रसीद देगा। स्पष्टीकरण। सेवक को इस धारा के अंतर्गत परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समन की तामील विफल ना हो, व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सके। महत्व। न्यायिक प्रक्रिया में विलंब रोकने में सहायक तामील की वैकल्पिक व्यवस्था से प्रभावशीलता बढ़ती है। यह प्रावधान कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 64 के समान है। अतः धारा 66 यह सुनिश्चित करती है कि समन किए गए व्यक्ति के न मिलने की स्थिति में भी समन की तामील वैध रूप से की जा सके, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित ना हो। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 67 के अंतर्गत जब धारा 64, 65 एवं 66 के अनुसार समन की तामील संभव ना हो, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 67 उस स्थिति का प्रावधान करती है जब समन की तामील सामान्य एवं वैकल्पिक तरीकों धारा 64, 65, 66 से संभव नहीं हो पाती, तो ऐसे मामले में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि तामील ना हो पाए, धारा 64 में सामान्य तामील, धारा 62 में निगम फर्म पर तामील और धारा 66 में परिवार के सदस्य के माध्यम से तामील के अनुसार भी समन की तामील सम्यक प्रयासों के बावजूद ना हो सके, तब धारा 67 लागू होती है। तामील की विशेष विधि। तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को
उस घर या निवास स्थान के किसी सहज दृश्य भाग में चिपका देगा जहां वह व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है। न्यायालय की भूमिका। इसके पश्चात न्यायालय आवश्यक समझे तो जांच करेगा और निम्न में से कोई आदेश देगा। समन की सम्यक तामील घोषित कर देगा या नई तामील का आदेश देगा। उद्देश्य। समन की तामील में विफलता की स्थिति को दूर करना, यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति जानबूझकर तामील से बचकर न्यायिक प्रक्रिया को बाधित ना कर सके। इस धारा का महत्व न्यायिक प्रक्रिया को रोकने से बचाता है, तामील की अंतिम वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करता है, न्यायालय को विवेकाधिकार देता है। यह प्रावधान कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 65 के समान है। अतः धारा 67 यह सुनिश्चित करती है कि समन की तामील किसी भी स्थिति में असफल ना रहे और आवश्यक होने पर घर पर चिपकाने के माध्यम से तामील को वैध माना जा सके, जिससे न्यायिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 69 के अंतर्गत स्थानीय अधिकारिता से बाहर समन की तामील की क्या प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 69 उस स्थिति के लिए प्रावधान करती है जब न्यायालय द्वारा जारी समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी अन्य स्थान पर की जानी हो। लागू होने की स्थिति। जब समन किया गया व्यक्ति न्यायालय की स्थानीय सीमा के बाहर रहता है या समन की तामील किसी अन्य क्षेत्र में करनी आवश्यक हो, तब यह धारा लागू होती है। समन भेजने की प्रक्रिया। न्यायालय समन को 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में समन की तामील की जानी है या वह व्यक्ति निवास करता है। संबंधित मजिस्ट्रेट की भूमिका। प्राप्त करने वाला मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में समन की तामील कराएगा और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगा। इस धारा का उद्देश्य है विभिन्न न्यायालयों के बीच समन्वय स्थापित करना, यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्राधिकार की सीमाओं के कारण समन की तामील में कोई बाधा न आए। महत्व। न्यायिक प्रक्रिया को सीमाओं से परे प्रभावित बनाता है। अभियुक्त को देश के किसी भी भाग में समन की तामील संभव बनाता है। यह प्रावधान कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 67 के समान है। अतः धारा 69 यह सुनिश्चित करती है कि यदि समन की तामील न्यायालय की स्थानीय सीमा के बाहर करनी हो तो संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के माध्यम से विधि सम्मत ढंग से तामील कराई जा सके, जिससे न्यायिक प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 70 के अंतर्गत समन की तामील का सबूत किन परिस्थितियों में और किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 70 समन की तामील के साक्ष्य से संबंधित प्रावधान करती है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब तामील करने वाला अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता या तामील न्यायालय की स्थानीय सीमा के बाहर की गई हो। लागू होने की परिस्थितियां। यह धारा निम्न स्थिति में लागू होती है जब समन की तामील न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई हो या जब समन की तामील करने वाला अधिकारी सुनवाई के समय उपस्थित न हो। तामील का साक्ष्य। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया शपथ पत्र की समन की तामील हो चुकी है तथा समन की दूसरी प्रति जिस पर संबंधित व्यक्ति का पृष्ठांकन हो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी। पृष्ठांकन का महत्व। पृष्ठांकन उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे समन दिया गया या जिसके पास समन छोड़ा गया, धारा 64 या धारा 66 के अनुसार। विधिक अनुमान। ऐसे शपथ पत्र में किए गए कथन सही माने जाएंगे जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए। उद्देश्य। तामील के प्रमाण को सरल और प्रभावी बनाना, अनावश्यक रूप से तामील अधिकारी की उपस्थिति की आवश्यकताओं को कम करना, न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित और सुगम बनाना। इस प्रकार इस धारा का महत्व है कि न्यायालय को तामील के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध कराता है, प्रक्रिया में विलंब को कम करता है
और विधिक अनुमान के माध्यम से प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 68(1) के समान है। अतः धारा 70 यह सुनिश्चित करती है कि समन की तामील का प्रमाण शपथ पत्र और पृष्ठांकित प्रति के माध्यम से विधि सम्मत रूप से प्रस्तुत किया जा सके, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावी और समयबद्ध बनी रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 71 के अंतर्गत साक्षी पर समन की तामील के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 71 साक्षियों पर समन की तामील की विशेष व्यवस्था प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि साक्षी को समय पर और प्रभावी रूप से सूचना प्राप्त हो। अतिरिक्त तामील की व्यवस्था। इस अध्याय की अन्य धाराओं के बावजूद न्यायालय साक्षी के लिए समन जारी करते समय अतिरिक्त रूप से यह निर्देश दे सकता है कि समन की एक प्रति साक्षी के निवास, व्यवसाय या कार्यस्थल के पते पर निम्न माध्यमों से भेजी जाए: इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या राष्ट्रीयकृत डाक द्वारा। तामील का प्रमाण। समन की तामील निम्न स्थिति में सम्यक मानी जाएगी: जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति प्राप्त हो, जब डाक कर्मचारी यह पृष्ठांकित करे कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया, जब न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील का संतोषजनक प्रमाण प्राप्त हो। न्यायालय की घोषणा। उपरोक्त स्थिति में न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से हो गई है। इस धारा का उद्देश्य है साक्षियों को समय पर समन की सुनिश्चित प्राप्ति, तामील की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना, तकनीकी माध्यमों के उपयोग से आधुनिक न्यायिक प्रणाली को बढ़ावा देना। महत्व। साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को कम करता है। पारंपरिक और डिजिटल दोनों माध्यमों को समान महत्व देता है। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 69 के समान है, परंतु इसमें इलेक्ट्रॉनिक तामील का आधुनिक प्रावधान अधिक स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। निष्कर्ष। अतः धारा 71 यह सुनिश्चित करती है कि साक्षियों पर समन की तामील प्रभावी, त्वरित और आधुनिक साधनों के माध्यम से हो, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 72 के अंतर्गत गिरफ्तारी के प्रारूप एवं उसकी अवधि के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 72 गिरफ्तारी के वारंट के प्रारूप और उसकी वैधता की अवधि से संबंधित प्रावधान करती है। वारंट का प्रारूप। प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट लिखित रूप में होगा, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। यह सुनिश्चित करता है कि वारंट प्रमाणिक और विधि सम्मत हो। वारंट की अवधि। ऐसे प्रत्येक वारंट तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक उसे जारी करने वाला न्यायालय रद्द न कर दे या जब तक वह निष्पादित न कर दिया जाए। अर्थात वारंट की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती, बल्कि यह घटना आधारित होती है। इस प्रकार इस धारा का उद्देश्य है गिरफ्तारी की प्रक्रिया को वैधानिक रूप देना, यह सुनिश्चित करना कि केवल विधि सम्मत वारंट के आधार पर ही गिरफ्तारी हो। महत्व। न्यायालय के नियंत्रण को सुदृढ़ करता है, पुलिस की सख्ती पर न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करता है, अभियुक्त के अधिकारों की सुरक्षा करता है। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 70 के समान है। अतः धारा 72 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी का वारंट विधि सम्मत प्रारूप में हो और तब तक प्रभावी रहे जब तक उसे निष्पादित या निरस्त न कर दिया जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और नियंत्रण बना रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 73 के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट पर प्रतिभूति लिए जाने के निर्देश के संबंध में क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
वर्ष 2023 की धारा 73 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह गिरफ्तारी वारंट जारी करते समय ही प्रतिभूति लेने का निर्देश दे सके, जिससे अनावश्यक हिरासत से बचा जा सके। न्यायालय की विवेकधीन शक्ति। जब कोई न्यायालय किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी करता है, तब वह वारंट का पृष्ठांकन द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंद पत्र निष्पादित करता है तो उसे अभिरक्षा से छोड़ दिया जाएगा। रिहाई की शर्त। संबंधित व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा तथा आगे भी न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थित रहना होगा। पृष्ठांकन में आवश्यक विवरण। वारंट पर किए गए पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से अंकित होंगी। प्रतिभूओं की संख्या, राशि जिस पर अभियुक्त और प्रतिभू बंद पत्र देंगे, न्यायालय में उपस्थित होने का समय। अधिकारी का कर्तव्य। जब प्रतिभूति ली जाती है, वह अधिकारी जिसे वारंट निर्देशित है संबंधित बंद पत्र को न्यायालय के पास भेजेगा। उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी और हिरासत से बचाव, अभियुक्त को सशर्त स्वतंत्रता प्रदान करना, न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना। महत्व। यह प्रावधान बेल के सिद्धांत को मजबूत करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह प्रावधान कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 71 के समान है। अतः धारा 73 न्यायालय को यह विवेकाधीन शक्ति देती है कि वह गिरफ्तारी वारंट के साथ ही प्रतिभूति लेकर अभियुक्त को रिहा करने का निर्देश दे सके, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावी होने के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा हो। अगला प्रश्न। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 74 के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट किन व्यक्तियों को निर्देशित किया जा सकता है तथा उनके निष्पादन के संबंध में क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 74 गिरफ्तारी वारंट के निर्देशन एवं उसके निष्पादन से संबंधित प्रावधान करती है। वारंट का सामान्य निर्देशन। गिरफ्तारी का वारंट सामान्यतः एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि गिरफ्तारी का कार्य प्रशासनिक रूप से प्राधिकरण द्वारा किया जाए। अपवाद। यदि वारंट का तत्काल निष्पादन आवश्यक हो और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत उपलब्ध ना हो, तब न्यायालय वारंट को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को भी निर्देशित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी वारंट के निष्पादन का वैधानिक अधिकार होगा। एक से अधिक व्यक्तियों को निर्देशन। यदि वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्देशित हो तो उसका निष्पादन सभी द्वारा संयुक्त रूप से या उनमें से किसी एक या अधिक द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार धारा का उद्देश्य है गिरफ्तारी प्रक्रिया को लचीला बनाना तथा आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना। महत्व। न्यायालय को परिस्थिति अनुसार उचित व्यक्ति को अधिकार देने की स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था बनाए रखने में दक्षता। यह प्रावधान कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 72 के समान है। अतः धारा 74 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी वारंट सामान्यतः पुलिस अधिकारियों को ही दिए जाएं, किंतु आवश्यक परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों को भी यह अधिकार देकर गिरफ्तारी की प्रक्रिया को प्रभावी और त्वरित बनाया जा सके। अगला प्रश्न। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 75 के अंतर्गत किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है, उसके निष्पादन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 75 विशेष परिस्थितियों में न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह गिरफ्तारी वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित कर सके। किन परिस्थितियों में वारंट किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट निम्न व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है। निकल भागा सित दोष। उद्घोषित अपराधी ऐसा व्यक्ति जो
अजमानती अपराध का अभियुक्त हो और गिरफ्तारी से बच रहा हो। यह शक्ति न्यायालय को विशेष परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई हेतु दी गई है। वारंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य। ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप से स्वीकार करेगा और अभियुक्त उसकी भूमि या संपत्ति में उपस्थित है या प्रवेश करता है तो वह वारंट का निष्पादन करेगा। गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी की सुपुर्दगी की जाएगी। आगे यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई तो पुलिस अधिकारी उसे अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उद्देश्य ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना जो कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायालय को व्यापक व त्वरित कार्रवाई की शक्ति देगा। महत्व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायक, फरार उद्घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी में प्रभावी उपाय, न्यायालय की शक्ति का विस्तार। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 73 के समान है। अतः धारा 75 न्यायालय को विशेष परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट सौंपने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे फरार या गंभीर अपराधों के अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा सके। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 76 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को निर्देशित गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के संबंध में क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 76 यह प्रावधान करती है कि पुलिस अधिकारी को निर्देशित गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किन परिस्थितियों में अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। मूल प्रावधान, यदि कोई गिरफ्तारी वारंट किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित है तो उसका निष्पादन किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है। शर्त, यह तभी संभव है जब उस अन्य पुलिस अधिकारी का नाम वारंट पर पृष्ठांकित किया गया हो और यह पृष्ठांकन उस अधिकारी द्वारा किया गया है हो जिसे वारंट मूलतः निर्देशित है या जिसके नाम पर पहले से पृष्ठांकन किया गया है। उद्देश्य, गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लचीला बनाना, आवश्यकता पड़ने पर अन्य पुलिस अधिकारियों की सहायता से त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना। महत्व, कार्य में व्यवहारिक सुविधा, समय की बचत और त्वरित कार्रवाई, पुलिस तंत्र की सामूहिक कार्यक्षमता बढ़ाना। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 74 के समान है। अतः धारा 76 यह सुनिश्चित करती है कि यदि आवश्यक हो तो एक पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट का निष्पादन अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सके, बशर्ते उसका विधि सम्मत पृष्ठांकन किया गया हो जिससे गिरफ्तारी प्रक्रिया प्रभावी और शीघ्र हो। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 77 के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के समय अभियुक्त को वारंट की सूचना देने के संबंध में क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 77 गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के समय अभियुक्त को सूचना देने के अधिकार से संबंधित प्रावधान करती है। जो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति वारंट का निष्पादन कर रहा है उसका कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाना है वारंट का सार बताए। इससे अभियुक्त को यह जानकारी मिलती है कि उसे किस अपराध पर गिरफ्तार किया जा रहा है। वारंट दिखाने का अधिकार, यदि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति अपेक्षा करता है तो उसे वारंट दिखाना अनिवार्य है। यह अभियुक्त के प्राकृतिक न्याय के अधिकार को सुनिश्चित करता है। उद्देश्य, गिरफ्तारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, अभियुक्त को उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी देना। महत्व, यह प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, मनमानी गिरफ्तारी पर नियंत्रण स्थापित करता है तथा न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। अतः धारा 77 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को वारंट के आधार की जानकारी दी जाए और उसकी मांग पर
वारंट दिखाया जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी और विधि सम्मत बनी रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 78 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 78 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त को शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे उसकी स्वतंत्रता का अनावश्यक हनन ना हो। अविलंब प्रस्तुत करने का कर्तव्य। जो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन करता है, उसका कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे जिसके समक्ष उसे प्रस्तुत करना विधि द्वारा अपेक्षित है। प्रतिभूति का अपवाद। यह प्रावधान धारा 73 प्रतिभूति संबंधी उपबंध के अधीन रहेगा, अर्थात यदि उचित स्थिति में प्रतिभूति दे दी जाती है तो व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ा जा सकता है। अधिकतम समय सीमा। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अपवाद हैं, गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक यात्रा में लगा समय इसमें शामिल नहीं होगा। उद्देश्य, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, पुलिस द्वारा मनमानी हिरासत पर नियंत्रण, न्यायालय के समक्ष शीघ्र न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना। महत्व, यह प्रावधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, हिरासत में अनुचित देरी को रोकता है, न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाता है। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 76 के समान है। अतः धारा 78 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को बिना अनावश्यक विलंब के और अधिकतम 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे उसकी स्वतंत्रता की रक्षा और न्यायिक नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 79 के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट के क्षेत्रीय निष्पादन के संबंध में क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 79 गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के क्षेत्र से संबंधित प्रावधान करती है। मूल प्रावधान, गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है, अर्थात वारंट की वैधता केवल उस न्यायालय की स्थानीय सीमा तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसका प्रभाव संपूर्ण भारत में होगा। उद्देश्य, अभियुक्त को देश के किसी भी भाग से गिरफ्तार करने की सुविधा प्रदान करना, अपराधियों को स्थान बदलकर कानून से बचने से रोकना, कानून के समान और प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है, पुलिस एवं न्यायिक तंत्र को व्यापक अधिकार देता है, फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी को सुगम बनाता है। व्यावहारिक प्रभाव, यदि किसी राज्य में वारंट जारी हुआ है तो अन्य राज्य में भी कानूनी रूप से निष्पादित किया जा सकता है। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 77 के समान है। अतः धारा 79 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन भारत के किसी भी स्थान में किया जा सके, जिससे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया का सुचारू संचालन संभव हो। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 80 के अंतर्गत स्थानीय अधिकारिता के बाहर गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 80 उस स्थिति का प्रावधान करती है जब गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना हो। वारंट भेजने की प्रक्रिया, जब वारंट का निष्पादन न्यायालय की स्थानीय सीमा के बाहर होना हो, तब न्यायालय वारंट को सीधे पुलिस अधिकारी को निर्देशित करने के बजाय डाक या अन्य माध्यम से निम्न में से किसी को भेज सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त। यह उस क्षेत्र के अधिकारी होंगे जहां वारंट का निष्पादन किया जाना है। पृष्ठांकन एवं निष्पादन, संबंधित अधिकारी वारंट पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और यथासंभव उसका निष्पादन कराएगा। आवश्यक दस्तावेज भेजना,
वारंट जारी करने वाला न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध सूचना का सार तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी भेजेगा ताकि संबंधित न्यायालय यह निर्णय कर सके कि जमानत दी जाए या नहीं। उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करना, अधिकारिता से बाहर भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। महत्व अपराधियों को स्थान परिवर्तन करके बचने से रोकता है, न्यायिक प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत करता है, पुलिस और प्रशासन के बीच सहयोग बढ़ाता है। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 78 के समान है। अतः धारा 80 यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय अपनी अधिकारिता के बाहर भी प्रभावी ढंग से गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन करवा सके, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में निरंतरता और प्रभावशीलता बनी रहे। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 81 के अंतर्गत जब पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट का निष्पादन न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना हो, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 81 उस स्थिति का प्रावधान करती है जब पुलिस अधिकारी को निर्देशित गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना हो। पृष्ठांकन की सामान्य प्रक्रिया जब वारंट का निष्पादन बाहर किया जाना हो, तब संबंधित पुलिस अधिकारी वारंट को पृष्ठांकन हेतु ले जाएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से और निम्न पंक्तियों के पुलिस अधिकारी के पास यह उस क्षेत्र का अधिकारी होगा जहां वारंट निष्पादित होना है। पृष्ठांकन का प्रभाव, ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी वारंट पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा। यह पृष्ठांकन वारंट के निष्पादन के लिए पर्याप्त वैधानिक प्राधिकार होगा। साथ ही स्थानीय पुलिस आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करेगी। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि पृष्ठांकन प्राप्त करने में विलंब से वारंट निष्पादित नहीं हो पाएगा, तो संबंधित पुलिस अधिकारी बिना पृष्ठांकन के भी न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर जाकर वारंट का निष्पादन कर सकता है। उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित या प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना, आपात स्थिति में त्वरित गिरफ्तारी संभव बनाना। धारा का महत्व अपराधियों को स्थान बदलकर बचने से रोकना है तथा पुलिस कार्रवाई को व्यवहारिक और लचीला बनाता है, कानून के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 79 के समान है। अतः धारा 81 यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस अधिकारी स्थानीय अधिकारिता के बाहर भी विधि सम्मत तरीके से गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर सकें और आवश्यक होने पर बिना पृष्ठांकन के भी त्वरित कार्रवाई कर सकें। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 82 के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को उस जिले के बाहर गिरफ्तार किया जाता है जिसमें वारंट जारी हुआ था, तब उसके साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 82 उस स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करती है जब किसी व्यक्ति को उस जिले के बाहर गिरफ्तार किया जाता है जहां से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। गिरफ्तारी के बाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, यदि वारंट का निष्पादन उस जिले के बाहर किया गया है तो गिरफ्तार व्यक्ति को सामान्यतः उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके कुछ अपवाद भी हैं। निम्न स्थितियों में सीधे वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है यदि वह न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के भीतर हो या वह न्यायालय उपर्युक्त अधिकारियों की तुलना में अधिक निकट हो या यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई हो। सूचना देने का कर्तव्य, गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी तुरंत सूचना देगा उस जिले के नाम निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी को जहां गिरफ्तारी हुई है, उस जिले के पुलिस अधिकारी को जहां अभियुक्त सामान्यतः निवास करता है
यह प्रावधान पारदर्शिता और समन्वय को बढ़ाता है। उद्देश्य, इस धारा का उद्देश्य है अधिकारिता के बाहर गिरफ्तारी के मामलों में विधिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना, विभिन्न जिलों में के बीच समन्वय स्थापित करना। महत्व, अभियुक्त के अधिकारों की सुरक्षा, पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 80(1) के समान है, जबकि उपधारा 2 एक नया प्रावधान है। अतः धारा 82 यह सुनिश्चित करती है कि अधिकारिता के बाहर गिरफ्तारी होने पर अभियुक्त को उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचना देकर न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 83 के अंतर्गत अधिकारिता के बाहर गिरफ्तार व्यक्ति को जिस मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 83 उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है जिसे वह मजिस्ट्रेट या अधिकारी अपनाएगा जिसके समक्ष अधिकारिता के बाहर गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया है। पहचान की पुष्टि, यदि प्रस्तुत व्यक्ति वही प्रतीत होता है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है तो संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस आयुक्त उसे वारंट जारी करने वाले न्यायालय के पास अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। जमानती अपराध की स्थिति, यदि अपराध जमानती है और अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार है तो संबंधित अधिकारी जमानत पत्र स्वीकार करेगा और बंद पत्र वारंट जारी करने वाले न्यायालय को भेज देगा। धारा 73 के अंतर्गत प्रतिभूति, यदि वारंट पर धारा 73 के अधीन प्रतिभूति का निर्देश है और अभियुक्त आवश्यक प्रतिभूति देने को तैयार है तो अधिकारी प्रतिभूति स्वीकार करेगा और बंद पत्र न्यायालय को भेज देगा। अजमानती अपराध की स्थिति, यदि अपराध अजमानती है तो धारा 480 के अधीन रहते हुए निम्न अधिकारी जमानत दे सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उस जिले के सेशन न्यायाधीश जहां गिरफ्तारी हुई है। यह निर्णय धारा 82 के अंतर्गत भेजी गई जानकारी व दस्तावेजों के आधार पर लिया जाएगा। पुलिस अधिकारी की सख्ती, उपधारा 2 के अनुसार इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 73 के अधीन प्रतिभूति लेने से नहीं रोकती। उद्देश्य, अधिकारिता के बाहर गिरफ्तारी के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना, अभियुक्त के अधिकारों और न्यायिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखना, अभियुक्त को अनावश्यक रूप से दूर स्थान पर भेजने से पहले स्थानीय स्तर पर राहत का अवसर, न्यायिक प्रक्रिया में समन्वय और पारदर्शिता, अधिकारों की संरक्षा। इस प्रकार यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 81 के समान है। अतः धारा 83 यह सुनिश्चित करती है कि अधिकारिता के बाहर गिरफ्तार व्यक्ति के साथ न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाई जाए जिसमें पहचान की पुष्टि, जमानत की व्यवस्था तथा अनावश्यक न्यायालय को अभिरक्षा में भेजना शामिल है। अगला प्रश्न है, फरार अभियुक्त के विरुद्ध उद्घोषणा जारी करने की प्रक्रिया क्या है? उद्घोषित अपराधी घोषित करने की शर्तों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 84 के अंतर्गत जब कोई अभियुक्त न्यायालय से बचने के लिए फरार हो जाता है या स्वयं को छिपा लेता है, तब न्यायालय उसे उपस्थित होने हेतु उद्घोषणा जारी कर सकता है। उद्घोषणा जारी करने की शर्तें, न्यायालय को यह विश्वास होना चाहिए कि अभियुक्त फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे वारंट का निष्पादन संभव नहीं। न्यायालय लिखित उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें एक निर्धारित स्थान और निर्धारित समय कम से कम 30 दिन बाद उपस्थित होने का आदेश होगा। उद्घोषणा के प्रकाशन की विधि, उद्घोषणा निम्न प्रकार से प्रकाशित की जाएगी। संबंधित नगर
अथवा ग्राम में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। अभियुक्त के घर या किसी स्थान पर चस्पा की जाएगी। न्यायालय परिसर में भी प्रदर्शित की जाएगी। आवश्यक होने पर समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जा सकता है। प्रमाण का प्रावधान। न्यायालय का यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विधि पूर्वक प्रकाशित की गई है निश्चायक साक्ष्य माना जाएगा। उद्घोषित अपराधी घोषित करना। यदि अभियुक्त उद्घोषणा में दिए गए समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होता है, अपराध 10 वर्ष या अधिक आजीवन कारावास, मृत्युदंड से दंडनीय है, तो न्यायालय जांच के पश्चात उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु महत्वपूर्ण है। इससे फरार अभियुक्तों को कानून के समक्ष लाने में सहायता मिलती है तथा न्यायालय की अधिकारिता को सुदृढ़ किया जाता है। अगला प्रश्न, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 85 के अंतर्गत प्रावधानों का वर्णन कीजिए। धारा 85 के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी हो जाती है, तब न्यायालय उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है ताकि वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य हो सके। न्यायालय उद्घोषणा जारी होने के बाद किसी भी समय कारण लिखित रूप से दर्ज कर संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकता है। विशेष परिस्थिति में उद्घोषणा के साथ ही कुर्की का आदेश दिया जा सकता है यदि अभियुक्त संपत्ति का व्ययन करने वाला हो या संपत्ति को न्यायालय की अधिकारिता से बाहर ले जाने वाला हो। कुर्की का क्षेत्र। आदेश उसी जिले की संपत्ति पर लागू होगा जहां आदेश पारित हुआ है। अन्य जिले की संपत्ति पर कुर्की तभी होगी जब संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकन किया जाए। चल संपत्ति की कुर्की के तरीके। अभिग्रहण, रिसीवर की नियुक्ति, संपत्ति के हस्तांतरण अथवा भुगतान पर निषेध आदेश। उपर्युक्त में से एक या अधिक तरीके अपनाकर। अचल संपत्ति की कुर्की। राजस्व देने वाली भूमि, कलेक्टर के माध्यम से अन्य संपत्ति कब्जा लेकर रिसीवर नियुक्त करके किराया अथवा हस्तांतरण पर रोक लगाकर या इनका संयोजन। विशेष स्थिति। विनश्वर संपत्ति। यदि संपत्ति नष्ट होने वाली या जीवधन है तो न्यायालय उसका तत्काल विक्रय कर सकता है। विक्रय से प्राप्त धन न्यायालय के नियंत्रण में रहेगा। रिसीवर की नियुक्ति। नियुक्त रिसीवर के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व वही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत होते हैं। इस प्रकार धारा 85 का उद्देश्य फरार अभियुक्त पर दबाव बनाना और न्यायालय की कार्रवाई को प्रभावी बनाना है। संपत्ति की कुर्की एक सशक्त कानूनी उपाय है जिससे अभियुक्त और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सके। अगला प्रश्न, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान, कुर्की एवं जब्ती के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 86 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। धारा 86 एक नवीन प्रावधान है जिसका उद्देश्य उद्घोषित अपराधी की संपत्ति की प्रभावी पहचान, कुर्की एवं जब्ती सुनिश्चित करना है ताकि न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जा सके। कार्रवाई प्रारंभ करने की शर्तें। न्यायालय तब कार्रवाई प्रारंभ करेगा जब उसे पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर के अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त हो। न्यायालय की भूमिका। न्यायालय ऐसे अनुरोध पर उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान, कुर्की, जब्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा। अन्य प्राधिकरण से सहायता। न्यायालय किसी अन्य न्यायालय या संबंधित राज्य के प्राधिकारी से सहायता का अनुरोध कर सकता है। यह पूरी कार्रवाई अध्याय 8 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। उद्देश्य, फरार एवं उद्घोषित अपराधियों की संपत्ति को चिन्हित कर उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु बाध्य करना तथा अपराध से अर्जित संपत्ति को नियंत्रित करना। इस प्रकार धारा 86 आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जोड़ी गई है। यह प्रावधान विभिन्न राज्यों के प्राधिकरणों के बीच समन्वय स्थापित कर उद्घोषित अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में
दावे और आपत्तियों के विस्तारण हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 87 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, धारा 87 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कुर्क की गई संपत्ति में किसी तीसरे व्यक्ति उद्घोषित व्यक्ति के अतिरिक्त का वैध हित है तो उसे अपने अधिकारों की रक्षा हेतु दावा या आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर मिले। दावा अथवा आपत्ति करने का अधिकार कोई भी व्यक्ति उद्घोषित व्यक्ति के अतिरिक्त यदि यह दावा करता है कि संपत्ति में उसका वैध हित है और वह कुर्की के अधीन नहीं है तो वह कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर दावा या आपत्ति कर सकता है। मृत्यु की स्थिति में उसका विधिक प्रतिनिधि दावा जारी रख सकता है। दावा अथवा आपत्ति कहां प्रस्तुत की जाएगी? सामान्यतः उसी न्यायालय में जिसने कुर्की का आदेश दिया है। यदि संपत्ति अन्य जिले में कुर्क हुई है तो उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। जांच की प्रक्रिया। दावा अथवा आपत्ति की जांच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इसे अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को भी सौंप सकता है। जांच के बाद दावा अथवा आपत्ति को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। अस्वीकृति के विरुद्ध उपाय। यदि दावा अथवा आपत्ति अस्वीकृत हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर सिविल वाद दायर कर सकता है। न्यायालय का आदेश ऐसे वाद के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। धारा 87 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को सुदृढ़ करती है। यह सुनिश्चित करती है कि निर्दोष तृतीय पक्ष के संपत्ति अधिकारों का संरक्षण हो और कुर्की की कार्रवाई न्यायसंगत एवं पारदर्शी बनी रहे। अगला प्रश्न, कुर्क की गई संपत्ति के निर्मुक्ति, विक्रय एवं वापसी के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 88 के प्रावधानों का विवेचन कीजिए। उत्तर है, धारा 88 उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में कुर्की के बाद की स्थिति को नियंत्रित करती है। इसमें यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों में संपत्ति को मुक्त किया जाएगा, कब उसका विक्रय होगा तथा किन शर्तों पर उसे वापस किया जा सकता है। संपत्ति की कुर्की से मुक्ति। यदि उद्घोषित व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में उपस्थित हो जाता है, न्यायालय संपत्ति को कुर्की से मुक्त करने का आदेश देगा। संपत्ति का राज्य के अधीन जाना एवं विक्रय यदि उद्घोषित व्यक्ति समय पर उपस्थित नहीं होता। संपत्ति राज्य सरकार के अधीन चली जाती है। विक्रय की शर्तें। कुर्की की तारीख से 6 माह बीत जाने पर तथा धारा 87 के अंतर्गत दावों आपत्तियों का निपटारा होने के बाद। अपवाद। यदि संपत्ति शीघ्र नष्ट होने वाली है या विक्रय स्वामी के हित में आवश्यक है तो न्यायालय कभी भी विक्रय का आदेश दे सकता है। संपत्ति की वापसी। यदि उद्घोषित व्यक्ति 2 वर्ष के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है स्वेच्छा से या गिरफ्तारी द्वारा और यह सिद्ध कर देता है कि वह जानबूझकर फरार अथवा छिपा हुआ नहीं था तथा उसे उद्घोषणा की जानकारी नहीं थी, तब न्यायालय संपत्ति यदि अविक्रयित है वापस करेगा या विक्रय हो जाने पर शुद्ध आय वापस करेगा, आवश्यक खर्च काटकर। अतः धारा 88 न्याय और संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक ओर यह राज्य को अधिकार देती है कि वह फरार अभियुक्त की संपत्ति का उपयोग करे, वहीं दूसरी ओर यह निर्दोष स्थिति में अभियुक्त को अपनी संपत्ति वापस पाने का अवसर भी प्रदान करती है। अगला प्रश्न, कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर होने की स्थिति में अपील के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 89 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। उत्तर, धारा 89 धारा 88(3) के अंतर्गत संपत्ति की वापसी के आदेश के स्वीकार होने पर अपील का अधिकार प्रदान करती है। यह प्रावधान न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध उचित उपचार सुनिश्चित करता है। अपील का अधिकार। वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई थी और जिसने धारा 88(3) के अंतर्गत वापसी हेतु आवेदन किया, यदि उसका आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो वह अपील करने का अधिकार रखता है।
अपील का मंच। अपील उस न्यायालय में की जाएगी जहां सामान्यतः उस न्यायालय के दंडादेशों के विरुद्ध अपील की जाती है जिसने संपत्ति की वापसी से इनकार किया है। अर्थात अपीलीय न्यायालय वही होगा जो उस अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों की अपील सुनता है। उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों को सुधारना, प्रभावित व्यक्ति को न्याय पाने का दूसरा अवसर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की रक्षा। इस प्रकार धारा 89 यह सुनिश्चित करती है कि कुर्क संपत्ति की वापसी से संबंधित निर्णय अंतिम न हो बल्कि उनके विरुद्ध अपील का अवसर उपलब्ध हो। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी बनती है। अगला प्रश्न, समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त गिरफ्तारी वारंट जारी करने की शक्ति के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 90 का विवेचन कीजिए। धारा 90 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह आवश्यक परिस्थितियों में केवल समन जारी करने के बजाय या उसके साथ साथ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सके ताकि अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। सामान्य सिद्धांत, जहां न्यायालय को किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी करने की शक्ति है वहां वह अपने कारण लिखित रूप से दर्ज करके समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। वारंट जारी करने की परिस्थितियां क समन से पहले या बाद में निर्धारित तिथि से पूर्व यदि न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यक्ति फरार हो गया है या वह समन का पालन नहीं करेगा तब वारंट जारी किया जा सकता है। समन की अवहेलना, यदि व्यक्ति निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होता है और यह सिद्ध हो जाता है कि समन की सम्यक तामील की गई थी, उसे उपस्थित होने का पर्याप्त अवसर मिला था, फिर भी उसने कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया, तब न्यायालय गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावी बनाना, अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना, समन की अवहेलना पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना। इस प्रकार धारा 90 न्यायालय को लचीली और प्रभावी शक्ति प्रदान करती है जिससे वह परिस्थितियों के अनुसार समन और वारंट का उचित उपयोग कर सके। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को बाधा रहित और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 91 का विवेचन कीजिए। उत्तर, धारा 91 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी उपस्थिति आवश्यक है बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित कराकर उसकी भविष्य की उपस्थिति सुनिश्चित करे। शक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई व्यक्ति जिसकी उपस्थिति हेतु न्यायालय समन या वारंट जारी कर सकता है स्वेच्छा से या अन्यथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है, तब न्यायालय का पीठासीन अधिकारी उससे बंद पत्र अथवा जमानत पत्र लेने की अपेक्षा कर सकता है। बंद पत्र अथवा जमानत पत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति वर्तमान न्यायालय में या उस अन्य न्यायालय में जहां मामला स्थानांतरित किया जाए निर्धारित समय पर उपस्थित होता रहे। प्रकृति, यह एक निवारक उपाय है जिससे बिना अनावश्यक गिरफ्तारी के ही व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। महत्व, न्यायालय की कार्रवाई को सुगम और प्रभावी बनाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक निर्णय के बीच संतुलन स्थापित करता है। इस प्रकार धारा 91 न्यायालय को एक लचीला और व्यवहारिक साधन प्रदान करती है जिससे वह बिना कठोर उपाय अपनाए अभियुक्त या संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकता है। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, उपस्थिति के बंद पत्र या जमानत पत्र के भंग होने पर गिरफ्तारी के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 92 का विवेचन कीजिए। उत्तर, धारा 92 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु बंद पत्र या जमानत पत्र से बाध्य है वह अपनी शर्तों का पालन करे। इसके उल्लंघन पर न्यायालय को कठोर कदम उठाने की शक्ति दी गई है। प्रावधान का आधार,
जब कोई व्यक्ति इस संहिता के अधीन बंद पत्र या जमानत पत्र से बाध्य है और उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, तब उसका कर्तव्य है कि वह निर्धारित समय पर उपस्थित हो। बंद पत्र अथवा जमानत पत्र का भंग, यदि वह व्यक्ति निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होता, यह बंद पत्र या जमानत पत्र का उल्लंघन माना जाएगा। न्यायालय की सख्ती, ऐसी स्थिति में न्यायालय का पीठासीन अधिकारी गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उद्देश्य, न्यायालय की कार्रवाई में अनुशासन बनाए रखना, बंद पत्र अथवा जमानत पत्र की शर्तों का पालन सुनिश्चित करना, न्यायिक आदेशों की अवहेलना को रोकना। इस प्रकार धारा 92 न्यायालय की गरिमा और आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने का एक प्रभावी साधन है। यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि बंद पत्र या जमानत पत्र केवल औपचारिकता नहीं बल्कि उसका उल्लंघन होने पर विधिक परिणाम अवश्य